ठीक। चलो स्टार्ट करें। आवाज आ रही है सबको ऑनलाइन में? यस सर। बढ़िया। तो जो भी मल्टीपल एप्लीकेशन या सिंगल एप्लीकेशन आप चलाते हो, वो सारा एग्जीक्यूशन का काम किसका है? सीपीयू शेड्यूलर का है ना? प्रोसेसर एलोकेट वही करता है, जो इसको प्रोसेसर मिल जाता है वही टास्क रनिंग में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही डेफिनेशन: मल्टीटास्किंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। वी यूज मल्टीटास्किंग टू यूटिलाइज द सीपीयू। अब है हमारे पास अगर इतना मेमोरी, तो हम मल्टीपल टास्क एक साथ क्यों ना चला लें? अगर आपसे बोला जाए एक काम एक बार में कर सकते हो, आप एक सॉफ्टवेयर ही एक बार में यूज कर सकते हो, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए काफी टफ होगा कि मैं ऑनलाइन क्लास भी लेना है मुझे, और साथ के साथ मुझे गूगल स्लाइड भी यूज करना है। देख रहे हो? गूगल मीट भी यूज करना है मुझे, गूगल शीट भी यूज करना है। मैं इक्लिप्स भी यूज कर रहा हूँ, मैं जूम भी यूज कर रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ इतने सारे एप्लीकेशन? क्योंकि सर ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू के पास, आपने सुना होगा, हमारे जो, जब हम सिस्टम परचेज करते हैं तो सीपीयू जो आप परचेज करते हो, i7, i5, i3, है ना? कोई कहता है डोल कोर प्रोसेसर है। ये सब डे बाई डे आपके जो सिस्टम, हाँ सिस्टम जो है उसको एडवांस बनाते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस ही तो फास्ट हो रही है। अब i7 अगर मैं यूज कर रहा हूँ इधर, तो वहीं पे एक i3 सेम एप्लीकेशन मैंने वहां भी इंस्टॉल किए हैं, यहाँ भी इंस्टॉल किए हैं। कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा? i7, है ना? क्योंकि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर जब हम पढ़ते थे, तो हमको सिखाया जाता है कि हम कितने टास्क एक साथ चला सकते हैं। उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके बताते थे वो लोग। याद है किसी को? नहीं याद है? याद है। i7, अगर i7 का प्रोसेसर होगा तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे। लास्ट मेरे को याद नहीं है मैंने कब पढ़ा। कॉलेज में पढ़ा था। i5, i7, या प्रोसेसर अगर डोल कोर है, सीपीयू जो हमारा है, तो वो कितने प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है वैसे वो। अगर पढ़ा हो तुमने तो तुम्हें वो पता होगा। पढ़ा तो मैंने भी था, बट मैं भूल गया। फिर तुम तो कुछ जरूर भूल गए होगे। भले ही मैंने 2019 में किया था ग्रेजुएशन, और तुम्हारा अभी हुआ है। तुम इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए। यानी कैसे भूल जाते हैं लोग। हाँ, मुझे अगर मैं रिकॉल कर पा रहा होता तो अभी मैं बता ही देता ना। मैं अभी खड़े होकर तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ाने लगता। बट मैं खुद रिकॉल नहीं कर पा रहा। छोड़ो उसको, इसे पढ़ते हैं। ठीक है। अब मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग दो तरह से होती है, दो पार्ट में हमने उसे डिवाइड किया। एक होती है प्रोसेस बेस्ड, और एक होती है थ्रेड बेस्ड। प्रोसेस बेस्ड को हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, थ्रेड बेस्ड को हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। प्रोसेस बेस्ड और थ्रेड बेस्ड दो टाइप है ना। दोनों में डिफरेंस अगर हम पता करना चाहें तो कैसे पता लगेगा, है ना? तो प्रोसेस बेस्ड में क्या होगा? प्रोसेस चलते होंगे। थ्रेड बेस्ड में क्या होता होगा? थ्रेड्स चलते होंगे। तो थ्रेड और प्रोसेस में ही तो डिफरेंस पता करना है हमको। प्रोसेस किसे कहते हैं सर? थ्रेड किसे कहते हैं? प्रोसेस आप एक एप्लीकेशन को कह सकते हो, मतलब एक एप्लीकेशन मतलब एक प्रोसेस। तो थ्रेड क्या होंगे? सब प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस। ये जो एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर जो छोटे छोटे टास्क एग्जीक्यूट करवा रहे हैं ना, वो थ्रेड्स ही होते हैं। मतलब क्या कह रहे हो सर? थ्रेड तो हम समझ नहीं पा रहे। थ्रेड को हिंदी में धागा कहते हैं। वही कहते हो। एक धागा दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए जाओ इसे पहन लो, पहन लोगे? नहीं। आपको क्या चाहिए?
मल्टीपल थ्रेड्स को मिला के एक ड्रेस रेडी की जाए, वो ड्रेस आप उस पहन कर घूम सकते हैं। तो जो एक ड्रेस आप पहन रहे हो ना, वो कंप्लीट प्रोसेस है, जो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स। वैसे ही एक एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ना, एक साथ चल रहे होते हैं, तुम्हें लगता है कि सब एक साथ चल रहा है, वो सब थ्रेडिंग की वजह से होता है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ले लो, जैसे यूट्यूब ले लो। यूट्यूब पे क्या है सर, अगर मैं कोई वीडियो प्ले करता हूँ तो वीडियो के साथ उसका ऑडियो भी आता है। वीडियो ऑडियो दो अलग प्रोसेस है। ऑडियो आता है तो उसके साथ सबटाइटल भी आता है। सबटाइटल आता है तो उसके साथ साथ एक टाइमिंग बार भी एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जिसमें टाइम बढ़ रहा होता है। एक बॉल होता है छोटा सा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता रहता है धीरे धीरे। वो भी तो साथ में ही चल रहा है। वो कैलकुलेशन नहीं हो रही होगी क्या? टाइम को काउंट कर रहा है ना वो। हाँ। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस तुम एक साथ चला पा रहे होते हो। कौन चलवा रहा है? ऑडियो को चलाने वाला एक सेपरेट थ्रेड रहा होगा, वीडियो एग्जीक्यूट करने वाला एक सेपरेट थ्रेड रहा होगा, टाइमिंग बार के लिए एक अलग थ्रेड काम कर रहा होगा। ये सारे थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, एक साथ चलते हैं, तब वीडियो प्ले होती है। ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने थ्रेड्स बनाए होंगे कि कोई भी वीडियो आएगी तो हम कैसे प्ले करवाएंगे। उन्हीं का वीडियो चलेगी तो उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलना चाहिए। ठीक। आपको कोई भी वीडियो ऐसी दे दी जाए जिसका म्यूजिक थोड़ा आगे पीछे हो, आप सुनोगे, देखोगे भी नहीं, बोलोगे कि अरे यार ये तो इसकी एडिटिंग वेडिटिंग सही से नहीं हुई है, इसका मतलब। कोई भी प्लेयर है, वीडियो को ऐसे प्ले करना चाहिए जैसे कि ऑडियो चल रही है उसके साथ साथ वीडियो भी चलनी चाहिए, या वीडियो के साथ ऑडियो चलनी चाहिए। टाइमिंग बार में भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो भी बराबर एग्जीक्यूट होने चाहिए। सब टाइटल्स भी आने चाहिए। अब बात करें वीडियो के साथ ऑडियो, जो आप चला रहे हो, आपने पहले के टाइम पे देखा होगा यूट्यूब पे कुछ ऐसी मूवीज आ जाती थी जिनमें उनका साउंड जो ऑडियो था वो थोड़ा आगे पीछे रहता था। अभी नहीं, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। ऐसी अपलोड हो जाती थी ना, तो हम देखते थे क्या? नहीं देखते थे। ऐसे ही एक वीडियो दे दी जाए किसी भी प्लेयर को, आपका विंडो मीडिया प्लेयर हो या वीएलसी मीडिया प्लेयर हो, उसको बोल दिया जाए भाई प्ले करो। वो प्ले कर रहा है वीडियो, उसने वीडियो प्ले की, वीडियो वाला थ्रेड चलाया, बैकग्राउंड में उसने ऑडियो वाला थ्रेड भी चलाया, बट उसने 2 सेकंड का गैप कर दिया उसमें। चल पाएगा? सर वीडियो तो चलेगा बट हमें समझ में नहीं आया। अब तक जितने भी तुमने जावा में प्रोग्राम बनाए, जितने भी प्रोग्राम बनाए, 10 मेथड बनाए होंगे, 5 मेथड बनाए होंगे, कितने भी मेथड बनाए होंगे, सारे मेथड्स को एग्जीक्यूट कौन कराया? मेन मेथड। कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ? अब मैंने कहा आपने वीडियो ऑडियो और ऐसे करके 5 6 मेथड बना लिए। अब 5 या 6 मेथड्स को जब आप कॉल करोगे मीन के अंदर, तो एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा? सर पहले पहला मेथड कॉल होगा पूरा, वीडियो वाला अगर कॉल कर रहा है तो वीडियो कॉल होगा, और जब तक वीडियो वाला कंप्लीट नहीं चल जाता तब तक दूसरा मेथड कॉल नहीं होता जावा में। होता है कभी ऐसा? एक टाइम पे एक ही मेथड काम कर सकता है, क्योंकि मेथड के लिए कॉल स्टैक बनता है। हर एक फंक्शन कॉल होता है तो इसका एक स्टैक में होता है और उसका एक कॉल स्टैक बनता है। जब तक वो पॉप नहीं हो जाता दूसरा फंक्शन कॉल नहीं होता। होता है क्या? नहीं। जब तक वो पूरा नहीं चल जाएगा वापस आप मेन में आ ही नहीं सकते। और अगर ऐसा करने दे दिया जाए, आपसे आपके जावा से कहा जाए, जैसा कि तुमने अब तक कोड सीखा है उस हिसाब से आपसे बोला जाए, आपको 4 मेथड दे रहा हूँ, ऑडियो, वीडियो, टाइमिंग बार और सब टाइटल। 4 मेथड है, चला दो। तो तुम तो मेन में कॉल कर दोगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करोगे तो क्या वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगे एक साथ? नहीं सर। एक एक करके ही चलेगा। कोई भी फंक्शन ऐसे ही कॉल होता है, M1 चले, पहले वीडियो चल जाएगा। अब 30 मिनट का वीडियो था तो 30 मिनट तक वीडियो मेथड कॉल हो रहा है। अभी ऑडियो, सब टाइटल, टाइमिंग बार कुछ नहीं चला है, वीडियो चल गया 30 मिनट का। फिर वो स्टैक से पॉप होगा, वापस आएंगे मेन में, मेन दोबारा कॉल करेगा किसको? ऑडियो को। अब 30 मिनट तक ऑडियो आ रहा है, ऑडियो सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और एज्यूम कर रहे हैं अच्छा वहां पे उसने गुस्से में जो कुछ बोल रहा था वो ये था।
है ना। और 90s वाली मूवीज तो देखी होंगी, विशुम विशुम वाली। तो वो सारी आवाज कब आएगी, जब ऑडियो वाला मेथड को होगा। अब 30 मिनट तक तुम ऑडियो सुने जा रहे हो, फिर उसके बाद में अब सबटाइटल वाला मेथड कॉल हो गया। अब 30 मिनट तक सबटाइटल्स आ रहे हैं, उन्हें पढ़ते रहो। उसके बाद टाइमिंग बार एग्जीक्यूट होगा। अब 30 मिनट तक टाइमिंग बार चल रहा है, धीरे धीरे धीरे। 30 मिनट का वीडियो था, कितना चला, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। सर पहले ही जब वो वीडियो ही चल रहा था ना, हम तभी नहीं देखते। आपने फिर भी इतनी देर तक एंटरटेन किया। देखते क्या सर, ऑडियो आ नहीं रहा, हटाओ इसको, यही बोलते हो ना। कोई नहीं देखना चाहता। तो जावा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो एक साथ मल्टीपल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, है क्या? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे मेथड्स को कॉल करता है मेन मेथड। तो वो जो स्टैक एलोकेट होता है ना, वो उसे हम मेन स्टैक कहते हैं। अब तक हमने सुना था वो स्टैक है जिसके अंदर सारे फंक्शंस कॉल होते हैं। अब हम कह रहे हैं वो स्टैक मेन स्टैक होता है, मतलब मेन मेथड का स्टैक होता है। और मेन मेथड एक थ्रेड होता है। क्या होता है? जावा में जो मेन मेथड तुम डे 1 से यूज कर रहे हो ना, वो एक डिफॉल्ट थ्रेड है। क्या है? डिफॉल्ट थ्रेड है, जो आपके एग्जीक्यूशन को चलवा रहा है डे 1 से। इसीलिए मैंने स्टार्ट करने से पहले आपसे बोला था कि बिना थ्रेडिंग के जावा में हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेन थ्रेड है। अब मेन थ्रेड को अगर आप यूज ही नहीं करोगे, मेन नहीं लिखोगे, तो क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉल करवा लोगे? नहीं ना। समझ पा रहे हो? तो मेन क्या है, एक थ्रेड है, एक डिफॉल्ट थ्रेड है जिसका एक स्टैक बनता है, मेमोरी मिलती है उसको, उसी के अंदर उसके सारे फंक्शंस कॉल होते हैं। और फंक्शन स्टैक में कॉल होते हैं, तो एक ही ऑर्डर चलता है, लीफ हो लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसलिए सर आज तक मल्टीपल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एक साथ चले ही नहीं। एक फंक्शन कॉल हुआ, हाँ हो सकता है वो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करे, लेकिन अगर वहां से कॉल दूसरे फंक्शन को लगी तो एक और कॉल स्टैक बनेगा, अब वो पूरा चलेगा तभी ये वाला चलेगा। सपोज आपने मेन से वीडियो कॉल किया, वीडियो थोड़ा चला, उसके उसमें तुमने ऑडियो कॉल कर दिया। ऑडियो मेथड कॉल होगा तो वो कॉल स्टैक ऑडियो का बन जाएगा। अब टॉप ऑफ द स्टैक कौन है? ऑडियो। जब तक वो पूरा नहीं चल जाएगा तब तक वीडियो प्ले ही नहीं होने वाला है। तब भी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती दिख रही ना। क्यों नहीं होती दिख रही? क्योंकि सर वो एक ही स्टैक है। अगर ऑडियो के लिए अलग एक स्टैक होता, वीडियो के लिए अलग होता, और सबटाइटल के लिए अलग होता, और टाइमिंग बार के लिए अलग होता, 4 स्टैक होते, और चारों स्टैक को साइमल्टेनियसली चलवा दिया जाता, तो पॉसिबल था। क्योंकि मेन कॉल करता वीडियो वाले थ्रेड को, एक T1 बनाता, थ्रेड 1 बनाता, वो कॉल करता ऑडियो वाले थ्रेड को, T2 कॉल करता सबटाइटल को, T3 कॉल करता टाइमिंग बार को। 2 मिलीसेकंड ये चल जाता वीडियो, उसके जस्ट बाद 2 मिलीसेकंड चल जाता, या 50 मिलीसेकंड, क्योंकि एक सेकंड में 1000 मिलीसेकंड्स होते हैं। 50, 100, 200, जितने मिलीसेकंड चलाना है, तुमने वीडियो प्ले किया, फिर तुरंत ही ऑडियो प्ले हो गया, उसके साथ ही ऑडियो भी चल गया। ऑडियो के साथ सब टाइटल देखो, हर मिलीसेकंड पे चेंज नहीं होता, सब टाइटल कुछ सेकंड के लिए आता है, आपको पता होगा। जब तक पूरा डायलॉग नहीं खत्म हो जाता उसका, तब तक वो रहता है। तो वीडियो ऑडियो ही स्विच करते रहेंगे करते रहेंगे, और जैसे ही वो पूरा डायलॉग खत्म होगा, 1 सेकंड होगा, तो आपका कौन चलेगा? टाइमिंग बार चल जाएगा, उसका बॉल थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, 1 सेकंड वो काउंट कर लेगा। अब डायलॉग अगर 3 सेकंड का हुआ तो 3 सेकंड तक कौन चलेगा? ऑडियो वीडियो चलते रहे, और उसके साथ जैसे 1 सेकंड होता था, टाइमिंग बार चलता था, ऑडियो वीडियो टाइमिंग बार। 3 सेकंड पूरे होते ही अब कौन चलेगा? सब टाइटल। ऐसा कोड लिखा होगा हमने कि ये थ्रेड स्विच होते रहे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? कि ये आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे किसको कब चलना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब हम बात थ्रेड की कर रहे हैं अभी, वापस आ गए। थ्रेड और प्रोसेस में मैं डिफरेंस बता रहा था। प्रोसेस मतलब एक एप्लीकेशन, और उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं साइमल्टेनियसली, वो किसकी वजह से चलती हैं? थ्रेडिंग की वजह से चलती हैं। अभी आपने थ्रेडिंग के बारे में सुना, हमने सुना क्या प्रॉब्लम है थ्रेडिंग की?
मतलब हमारी क्या प्रॉब्लम, जावा की प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एक साथ नहीं चला सकते थे। तब आया एक फीचर, क्या आया? मल्टी थ्रेडिंग इज अ जावा फीचर दैट अलाउज कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ थ्रेडिंग। वो फीचर है जिसकी वजह से मल्टीपल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मतलब वो जो मैं कह रहा था कि एक साथ मल्टीपल मेथड काम नहीं कर पाएंगे, वो क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि एक ही स्टैक था, मेन स्टैक। ये वाला जो मेन थ्रेड होता था ना, उसका स्टैक होता था एक, उसी के लिए हीप काम करता था। अब जितने थ्रेड बनाओगे तुम, T1 T2 T3 सबके लिए एक सेपरेट स्टैक होगा। इस थ्रेड की कॉल इस स्टैक में लगेंगी, इस थ्रेड की कॉल इस स्टैक में लगेगी, इस थ्रेड के लिए ये स्टैक है। तो इनके मेथड यहाँ कॉल होंगे, इनके मेथड यहाँ कॉल होंगे, इनके मेथड यहाँ कॉल होंगे, और मेन के मेथड यहाँ कॉल होंगे। और सारे स्टैक एक साथ मिलके काम कर पा रहे होंगे। तभी तो मल्टीपल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो पाते हैं थ्रेडिंग में। ठीक है सर, क्या सारे एप्लीकेशंस ही मतलब थ्रेडिंग व्रेडिंग यूज करते हैं? हाँ, आओ देखें। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक रिसोर्स मॉनिटर करके एप्लीकेशन होता है। रिसोर्स मॉनिटर ये तुम्हें बताएगा कि कितना प्रोसेस तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, कितने रनिंग में हैं, और उनमें कितने थ्रेड्स वर्क कर रहे हैं अभी के टाइम पे। अगर हम बात करें गूगल क्रोम की, तो उसका एक टैब ऐसा है, कई सारे टैब्स खुले हुए हैं ना, जिसमें 37 थ्रेड्स वर्क कर रहे हैं। जूम मीटिंग आप यूज कर रहे हो, उसमें 80 थ्रेड्स अभी काम कर रहे हैं, जो तुम्हें रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके दे रहे हैं चीजें। ठीक है, और देख लें आगे। ये आपके ओएस के एप्लीकेशन है जो रनिंग में है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी तो एप्लीकेशन ही होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर ही तो है। बढ़िया। और कुछ देख लें, गूगल क्रोम का नेक्स्ट टैब है 43 थ्रेड्स यूज कर रहा है, ये वाला टैब 13 थ्रेड्स यूज कर रहा है। ये जरूर सीट वाला रहा होगा, गूगल सीट वाला, है ना? और चैट जीपीटी भी देखो 50, बैकग्राउंड में ये भी चल रहा है भाई, इसको बंद करना पड़ेगा। जो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हो रहे हैं अभी, जो बैकग्राउंड में सब चलते रहते हैं, वो उन थ्रेड्स को ही, उन एप्लीकेशंस को ही ये दिखाएगा। व्हाट्सअप भी तो चल रहा है, व्हाट्सअप आ रहा है कहीं पे? देखो मुझे देख के बताओ। कहाँ? ये सस्पेंडेड, हाँ। 19 थ्रेड्स फिर भी काम कर रहे हैं। अब जैसे ही इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ और फिर मिनिमाइज करूंगा, अभी आ गया। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। अब वो आ गया, देखो रनिंग में 43 थ्रेड्स है। अभी सस्पेंड था क्योंकि अभी तक हमने ऑन नहीं किया था, वो इधर दिख रहा था। वो क्या होता है ना, जब हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं, तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं सेटिंग्स में जाके हम ऑन करवा देते हैं। तो वो ऑन हो गया है। अब हमने एक बार ओपन कर लिया, अब वो बताता रहेगा 53 थ्रेड्स वर्किंग में है अभी। और कुछ मैं यूज करूंगा, कुछ सेंड करूंगा, कुछ रिसीव करूंगा, टेक्स्ट करूंगा, तो और थ्रेड काम करने स्टार्ट करते हैं। हर एक एप्लीकेशन, मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ, हर एक एप्लीकेशन कुछ ना कुछ थ्रेड्स पे ही काम कर रहा होता है। हर एप्लीकेशन में डाउन द लाइन क्या चल रहे हैं? थ्रेड्स चल। ठीक है, तो थ्रेडिंग तो हर जगह दिख रही होगी तुमको। तो जावा में जो भी तुम एप्लीकेशन बनाओगे, उसमें थ्रेडिंग कहीं ना कहीं होगी ही होगी। हो सकता है तुम कहीं भी थ्रेडिंग का लॉजिक ना लिखो, तो मीन तो होगा। जहां मीन है वहां थ्रेड है। ठीक। थ्रेडिंग तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एज अ वेब डेवलपर? सर, हमको थ्रेडिंग कितना समझ में आना चाहिए कि थ्रेडिंग हमें कहीं यूज करनी पड़ेगी या नहीं, ये बता दो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि आगे चल के जब तुम स्प्रिंग पढ़ोगे, अभी काम चल रहा है स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट पे, सही है। स्प्रिंग या पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ही स्प्रिंग बूट आता है, स्प्रिंग एमवीसी आता है, जो भी तुम पढ़ते हो स्प्रिंग से रिलेटेड, वो सब क्या है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क बनाया गया था एक एपीआई को यूज करके। उस एपीआई का नाम है सर्वलेट एपीआई। क्या नाम है? सर्वलेट एपीआई। ये वही एपीआई है जो 90s में पॉपुलर हुई थी, है ना? 1997 में आई थी, पॉपुलर हुई। वेब डेवलपमेंट जावा में यहीं से स्टार्ट कर रहा था। ठीक। पहले जो एप्लीकेशंस बनते थे वो सर्वलेट में बनते थे, और ऐसा होता रहा 2003 तक। 2003 में स्प्रिंग फ्रेमवर्क आ गया था। धीरे धीरे पूरी मार्केट शिफ्ट होने लग गई थी किधर? स्प्रिंग की तरह। क्योंकि स्प्रिंग बहुत ही कंसाइज
मैनर में कोड करके दे रहा था। स्प्रिंग कुछ अलग नहीं था, वही था। क्या, सर्वलेट ही था स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क, एक प्रोजेक्ट है जो रॉड जॉनसन ने बनाया। डेवलपर की प्रॉब्लम्स को समझा उसने, और उसने कहा कि डेवलपर को इतने ज्यादा कोड करनी, इतने ज्यादा बॉयलर प्लेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। मैं वो बहुत सारे बॉयलर प्लेट डाउन द लाइन खुद लिख लूंगा। तुम्हें मैं देता हूँ एनोटेशंस, तुम्हें मैं देता हूँ टेम्पलेट्स, इन्हें यूज करो, डाउन द लाइन वही लॉजिक चलेगा जो तुम खुद से लिखा करते थे। जेडीबीसी क्या है? एपीआई। सबलेट क्या है? एपीआई। दोनों का इम्प्लीमेंटेशन हम खुद से भी दे सकते हैं, और चाहे तो हम उनके इम्प्लीमेंटेशन को यूज करते हैं। जेडीबीसी को इम्प्लीमेंट करके एक फ्रेमवर्क बना दिया गया, एक ओआरएम टूल जिसे हाइबरनेट कहते हैं। हाइबरनेट डाउन द लाइन जेडीबीसी एपीआई इंप्लीमेंट करता है। स्प्रिंग डाउन द लाइन सर्वलेट एपीआई इंप्लीमेंट करता है। हम एडवांस जावा जिसे कहते थे ना, जावा ईई एंटरप्राइज एडिशन, वो क्या था? सर्वलेट जेएसपी और उसके बैकएंड में डेटा बेस से इंटरेक्शन के लिए जो यूज होने वाली एपीआई थी वो जेडीबीसी थी। इन्हीं में कोड किया करते थे पहले के टाइम। बंद कर दें? अच्छा, चलो, है ना। वहां हम वेब डेवलपमेंट किया करते थे, और उसी को थोड़ा सा इजी बना दिया, जिससे क्या हुआ, डेवलपमेंट फास्ट हो गया। डेवलपर्स की लाइफ को थोड़ा सा इजी बना दिया किसने? स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने। धीरे धीरे फिर 2014 में स्प्रिंग बूट आ गया, और स्प्रिंग बूट ने तो इतना इजी कर दिया कि कॉन्फ़िगरेशन ही रिमूव कर दी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्प्रिंग का, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता था? बड़ा कॉन्फ़िगरेशन। उसको भी इन्होंने ऑटोमेट कर दिया। इनका ऑटोमेटिकली, हमारा फीचर ही है, प्राइमरी फीचर यही होगा क्या? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। किसका? स्प्रिंग बूट का। तो कम्युनिटी शिफ्ट होने लग गई फिर किस पे? स्प्रिंग बूट। अब 2003 में जब फ्रेमवर्क आ गया स्प्रिंग, तो नए एप्लीकेशन जो डेवलपर्स थे उन्होंने वो टेक्नोलॉजी एक्वायर की, और नए एप्लीकेशन स्प्रिंग में हाइबरनेट में बनाना स्टार्ट कर दिए। बट पुराने एप्लीकेशन भी तो थे जो सर्वलेट जेएसपी में बने हुए थे। तो जो कंपनीज के पास पुराने एप्लीकेशन थे उन्हें कुछ चेंजेस करवाने थे, तो वो उनको बदल रहे थे स्प्रिंग में। सर्वलेट जेएसपी वाले एप्लीकेशन को किस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जा रहा था? स्प्रिंग में। क्यों? वो सारे बॉयलर प्लेट हटाते जा रहे थे और स्प्रिंग लगाते जा रहे थे। इसलिए उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट थी मार्केट की, वो कहते थे कि एक फ्रेशर को सर्वलेट जेएसपी और स्प्रिंग हाइबरनेट सब आना चाहिए। और ऐसा चलता रहा 2014 तक। एक्चुअली जो मार्केट जितनी जल्दी अपडेट होती है, उतनी जल्दी कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स अपडेट नहीं होते। यहाँ लेट हो जाते हो तुम लोग। ठीक। अब 2014 में आ गया स्प्रिंग बूट। अब स्प्रिंग बूट आया तो वो एक वरदान था पूरी डेवलपर कम्युनिटी के लिए। स्प्रिंग बूट को देखा सबने, पूरी कम्युनिटी कहने लगी भाई ये तो बढ़िया चीज है। हम स्प्रिंग में दिमाग लगाते रहते थे, कॉन्फ़िगरेशन करते रहते थे, डिपेंडेंसी ऐड करते रहते थे, इनने तो सब कुछ ऑटोमेट कर दिया। हमको अगर एक एप्लीकेशन बनाना है, उसको टेस्ट करना है, तो बैकएंड में डेटाबेस भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमको। माइस्क्ल वगैरह तुम इंस्टॉल किए ही हो। सर्वलेट जेएसपी में तो करना ही पड़ता था। स्प्रिंग में भी हमें एक अलग से डेटाबेस डाउनलोड, इंस्टॉल और इंटीग्रेट करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ऐसे कहें। उसके साथ साथ वेब एप्लीकेशन बनाओगे तो वेब एप्लीकेशन रन होते हैं सर्वर पे। किस पे? तो हमें एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, फिर उसको कॉन्फ़िगर कराना पड़ता है। कहाँ? सर्वलेट जेएसपी और स्प्रिंग में भी। स्प्रिंग बूट ने इसको भी हटा दिया। हमें इधर सर्वलेट जेएसपी हो या आपका ये स्प्रिंग, यहाँ पे हर एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जार चाहिए, और जार के लिए हम डिपेंडेंसी ऐड किया करते थे। अभी भी करेंगे, है ना। मैवन में एक डिपेंडेंसी डालेंगे तब वो जार डाउनलोड होगी। समझ रहे हो? इस चीज को भी उन्होंने हटा दिया। किसने? स्प्रिंग बूट वालों ने। स्प्रिंग बूट ने कहा देखो भाई, तुम एक्सप्लिसिटली सर्वर जो कॉन्फ़िगर करते थे, हम इम्प्लिसिट आपको एक एम्बेडेड सर्वर प्रोवाइड करेंगे। अलग से तुमको सर्वर इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं। तुम कुछ नहीं, वो एम्बेडेड सर्वर प्रोवाइड करते हैं। अपाचे का ही एम्बेडेड सर्वर देते हैं, जेटी वो मल्टीपल देते हैं। तुम्हें जो जो चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। कौन देता है? स्प्रिंग बूट खुद ही देता है। तुम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाओगे, तुमको सर्वर अपने आप मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन माइस्क्ल वगैरह डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं हम एक एम्बेडेड
या इन मेमोरी डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम है H2। क्या नाम है? वो भी एक डेटाबेस ही है, इन मेमोरी डेटाबेस। यूआरएल के थ्रू उसको भी एक्सेस किया जा सकता है। वैसे ही टेबल्स वहां भी बनेंगी, वैसे ही डेटा वहां भी स्टोर होगा जैसे तुम्हारे MySQL में हो रहा है, तो तुमको एक्सप्लिसिटली वो भी करने की जरूरत नहीं। तुमको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं, तुमको फ्रंट कंट्रोलर का टेंशन नहीं लेना, तुमको वेब डॉट एक्सएमएल जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बनाते थे, जहां मैपिंग कराते थे सर्वलेट की, वो भी करने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग में भी मैपिंग करनी पड़ती थी, वो करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेट कर दिया उन्होंने। ये फॉर्म डॉट एक्सएमएल में, अच्छा फॉर्म डॉट एक्सएमएल तो तुम जानते ही होगे ना, वीकेंड पे मैंने तुम्हें बताया ही था, जहां डिपेंडेंसी में एवन डिपेंडेंसी डालते हैं। मैं वहां पे जो डिपेंडेंसीज डालते थे ना, हर एक टूल के लिए एक नई डिपेंडेंसी लानी पड़ती है। स्प्रिंग बूट ने उसे भी खत्म कर दिया, एक स्टार्टर कॉन्सेप्ट लाए, स्प्रिंग स्टार्टर करके एक डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए स्प्रिंग बूट वाले। उन्होंने कहा अगर वेब से रिलेटेड तुम्हें जितनी डिपेंडेंसी चाहिए होती है ना, वो हम सब ला के देंगे, बस स्प्रिंग स्टार्टर वेब की एक डिपेंडेंसी डाल लेना, तो तुमको जो जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें रन टाइम पे डाउनलोड करके खुद ही दे देंगे। स्प्रिंग वेब लिख दूंगा। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, डिपेंडेंसी का भी उन्होंने, हाँ, अब आ जाओ वहीं पे। स्प्रिंग बूट हो, स्प्रिंग बूट डाउन द लाइन, उस टाइम पे अगर मैं बात करूं मार्केट की रिक्वायरमेंट 2014 से, फिर रिक्वायरमेंट क्या आई कि बंदों को स्प्रिंग बूट आना चाहिए, स्प्रिंग आना चाहिए, हाइबरनेट आना चाहिए। बट कुछ ऐसी कंपनीज थी जो अभी भी सर्वलेट और स्प्रिंग पे भी काम कर रही हैं, लेकिन नए एप्लीकेशन उस टाइम से बनना स्टार्ट हो गए थे। जिसने जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी पकड़ ली, वो उतनी जल्दी उसमें काम करने लग गया। करते करते 2020 भी आ गया था, है ना? तो उस टाइम पे जरूरत थी कि बंदों को स्प्रिंग बूट आना चाहिए, नए एप्लीकेशन हम स्प्रिंग बूट में बनाएंगे, वहां पे फास्ट डेवलपमेंट होता है, वहां कॉन्फ़िगरेशन का टेंशन लेने का झंझट होता ही नहीं स्प्रिंग बूट में। बट डेवलपर को साथ के साथ स्प्रिंग और हाइबरनेट भी आना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने एप्लीकेशन जो 2003 से डेवलपमेंट चला है 14 तक, तब भी तो जावा के कुछ एप्लीकेशन बने हैं ना, हाँ हजारों एप्लीकेशन बने हैं। उन एप्लीकेशन को स्प्रिंग बूट में अपडेट वही तो कर सकता है जिसे स्प्रिंग हाइबरनेट की नॉलेज होगी। इसलिए डेवलपर को दोनों जानना जरूरी था। और स्प्रिंग तो बेस होता है स्प्रिंग बूट का, इसलिए स्प्रिंग हाइबरनेट तुम्हें पढ़ना पड़ता है। ठीक। तो उस टाइम से अभी तक की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि तुमको स्प्रिंग हाइबरनेट आना चाहिए और स्प्रिंग बूट। क्योंकि पुराने एप्लीकेशन अब तक तो सारे अपडेट हो चुके हैं, बट कुछ गवर्नमेंट एप्लीकेशन ऐसे भी होंगे जो अभी भी सर्वलेट जेएसपी यूज करके बैठे होंगे। गवर्नमेंट का एप्लीकेशन बहुत टाइम बाद अपडेट होता है, लेकिन अब 11 साल हो गए हैं स्प्रिंग बूट को आए, तो अब तक तो सारे अपडेट हो चुके हैं। तो अभी तुम जितनी भी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, Naukri.com पे, लिंक्डइन पे, कहीं भी जाओगे, रिक्वायरमेंट में आएगा स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट। कहीं पे तुमने सर्वलेट लिखा नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि वो 2003 से ही उसमें काम होना बंद होने लगा था। धीरे 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 सारी कम्युनिटी शिफ्ट हो गई थी स्प्रिंग पे, और स्प्रिंग से स्प्रिंग बूट पे। समझ रहे हो? बट डाउन दी लाइन ये आज भी किस एपीआई को यूज करते हैं? सर्वलेट एपीआई को यूज करते हैं। कौन? स्प्रिंग बूट भी और स्प्रिंग भी, क्योंकि स्प्रिंग ही तो फ्रेमवर्क है, उसी का तो पार्ट है ना एक स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट तो एक प्रोजेक्ट है। ठीक है सर, तो मतलब आज भी सर्वलेट का यूज हो रहा है। हाँ, सर्वलेट का एक फीचर था, फर्स्ट क्लास है क्या? 10:30 पे आना, अभी 10 मिनट बाद स्टार्ट होगा। तो स्प्रिंग बूट क्या बोल रहा था मैं भाई? सर्वलेट की बात कर रहा हूँ। सर्वलेट का एक फीचर था, पहले यूज होता था एक कॉमन गेटवे इंटरफेस, सीजीआई इंटरफेस करके टेक्नोलॉजी थी, जहां हम वेब एप्लीकेशन बनाते थे। वहां पे जो एप्लीकेशन बनता था ना, जो भी एप्लीकेशन बनता था, उनका काम क्या था कि कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, अगर उनके एप्लीकेशन पे, उनकी वेबसाइट पे कोई रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर पे जाती है रिक्वेस्ट, कैसे रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट के लिए वो एक प्रोसेस स्टार्ट करते थे। और ऐसी हजारों रिक्वेस्ट आएंगी तो हजारों प्रोसेस एक साथ चलेंगे। अब हजारों प्रोसेस चलेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेसर चाहिए। कितना भी बड़ा प्रोसेसर हो, एक टाइम पे लटक ही जाएगा।
क्योंकि प्रोसेस, एक प्रोसेस मतलब एक एप्लीकेशन ना, अभी तुमने यही तो सुना। वहीं पे जब ये प्रॉब्लम आई तो सर्वलेट ने क्या किया, सर्वलेट जब आया तो वो ये फीचर लेकर ही आया था। उसने कहा था, सर्वलेट ने आके कमिट किया कि देखो, जो रिक्वेस्ट आएगी ना, हम उसको एज अ प्रोसेस नहीं, एज अ थ्रेड कंसीडर करेंगे। क्या कर देंगे, मतलब हर एक रिक्वेस्ट को मैं थ्रेड में कन्वर्ट करूंगा। ऐसा कौन कहता है, सर्वलेट। तो जो भी रिक्वेस्ट आती है ना सर्वर पे, वो एक थ्रेड होता है। कौन उसको थ्रेड बनाता है, आपका सर्वलेट। ये उसका फीचर था। और एक प्रोसेस में हजारों थ्रेड चल सकते हैं। अभी आपने देखा, मैंने रिसोर्स मॉनिटर ओपन किया तो एक प्रोसेस के अंदर, एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे थे ना। और थ्रेड्स इंडिपेंडेंट होते हैं। और थ्रेड चाहे तो सेम मेमोरी एरिया को रीयूज कर लेते हैं। तो 100 थ्रेड आएंगे तो 100 प्रोसेस नहीं चलेंगे। 100 रिक्वेस्ट अगर आई सर्वर पे, तो सीजीआई क्या करता था, 100 प्रोसेस चलाता था। अब जिसको स्पेस मिल गया वो चल जाती थी रिक्वेस्ट, जिसको नहीं मिला वो लटकी रहती थी, बफर करती रहती थी। लेकिन सर्वलेट क्या कहता है, नहीं नहीं, हम सबको एज अ थ्रेड कंसीडर करेंगे। मेमोरी, सेम मेमोरी एरिया, एक पूल बनाएंगे मेमोरी एरिया का, उसी में सारे थ्रेड्स को प्रोसेस करवा देंगे। इसलिए सर्वलेट बेटर था। सर्वलेट का जो परफॉर्मेंस था वो बेटर था। ठीक। तो जो भी आप वेब प्रोग्रामिंग करेंगे आगे चल के, आप स्प्रिंग में जो कोड करोगे, तुम्हारे वेब एप्लीकेशन जो तुम बनाओगे, एपीआई बनाओगे, तो जो रिक्वेस्ट आती है ना, वो होते हैं थ्रेड्स। इसलिए हमें थ्रेड सेफ्टी के साथ लॉजिक लिखना पड़ता है। तो थ्रेडिंग बस वही यूज होती है, उसके अलावा थ्रेडिंग कहीं यूज होगी तो वो स्पेसिफिक डेवलपमेंट में यूज होती है। अगर आप किसी गेमिंग कंपनी में जा रहे हो जहाँ गेम्स बनाने हैं, तो गेम्स में तो मल्टीपल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम चल रहे होते हैं ना। अब कोई गेम है, गेम गेम कोई सा भी उठा लो, पबजी वगैरह अगर आप देख रहे होगे, तो उसमें भी क्या होता है, तो उसमें भी एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं। वो बंदा, वो जो कैरेक्टर है, वो फाइट भी कर पा रहा है, वो उसके पास स्कोर बोर्ड होता है, उसके पास वीडियो है, वो एक वीडियो ही तो है जो प्ले हो रहा है, उसके साथ साथ ऑडियो भी है। वो रन कर रहा है, वो किक कर रहा है, वो जंप कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है, ड्राइव करते करते फायर कर दे रहा है। उसके पास कितने बुलेट्स है, क्या है, वो सारा तुम्हारी कैलकुलेशन है तुम्हारी स्क्रीन पे एक साइड में। ऊपर स्कोर बोर्ड है, कितने उसने किल किए, क्या किया, वो सब लिखा रहता है ना वहां पे। तो इतने सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। ये क्या है, सब प्रोसेसेस हैं, ये थ्रेड्स हैं जो एक गेम को बना रहे हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट में फिर थ्रेडिंग तुमसे डीप में पूछी जाती है। लेकिन वेब डेवलपमेंट में तुमसे थ्रेडिंग उतना नहीं पूछा जाता। बट पढ़ना तो पड़ता है। कभी ना कभी किसी का भी कोई भी दिमाग हो सकता है, कैसा भी कुछ भी पूछ सकता है। पढ़ना तो पड़ेगा। और अभी जो हम पढ़ लेंगे वो रिक्वायर्ड ही होगा कि तुम्हें डेवलपमेंट में एंट्री लेने के लिए। ये जो भी हम पढ़ लेंगे वो इनफ होगा। उसके बाद अगर डेवलपमेंट करना पड़ गया, कभी गेमिंग एप्लीकेशन में घुस गए, या ऐसा कोई एप्लीकेशन जहाँ थ्रेडिंग ही इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, उस केस में फिर हमें थ्रेडिंग को, ये तो फिर हमारा बेस हो जाएगा। और ज्यादा फिर पढ़ना पड़ता है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो। अभी थ्रेडिंग पढ़ लिया, थ्रेडिंग के बाद अगर मैंने कलेक्शन भी पढ़ाया तुमको, तो कलेक्शन हम पढ़ लेंगे। जो रिक्वायर्ड होता है हम इनिशियल लेवल पे पढ़ लेते हैं। उसके बाद बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी। एक एपीआई या एक क्लास ले लो, अब तुमने स्ट्रिंग क्लास तो पढ़ा ही होगा। स्ट्रिंग क्लास मैंने पढ़ाया था। स्ट्रिंग क्लास के मैंने कुछ मेथड्स भी बताए, क्या वो सारे मेथड्स बता दिए मैंने तुमको? नहीं। कभी भी देखना जाके स्ट्रिंग क्लास में कितने मेथड है। हर एक मेथड पढ़ना जरूरी नहीं। बट कब किसकी जरूरत पड़ जाए, जब जिसकी जरूरत पड़ती है हम उस मेथड को पढ़ सकते हैं। हमें टेक्निक पता होनी चाहिए। तो मैंने मेथड को पढ़ने का, समझने का तरीका तुमको बताया हुआ था। क्या करना है, बस उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, क्योंकि उससे सच कोई बोल ही नहीं सकता। डॉक्यूमेंटेशन से सच कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। कितने मेथड होते हैं अगर देखना है तुमको, तो देख सकते हो। जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग नाम है ना तुम्हारी क्लास का। इतने मेथड होते हैं। अब इतने सारे तो तुमने नहीं पढ़े थे। बट सबकी जरूरत भी तो नहीं है सर। सबके नाम बहुत मीनिंगफुल होते हैं, नाम के साथ साथ उनका
डिस्क्रिप्शन भी रहता है ऊपर, वो डॉक्यूमेंटेशन में लिख कर देते हैं कौन सा मेथड किस लिए बनाया गया, रिटर्न क्या करता है, पैरामीटर क्या लेता है, एक्सेप्शन किस केस में थ्रो करता है, सारी बात लिखी होती है। तो जिस भी मेथड के बारे में मुझे समझना होगा, पढ़ना होगा, मैं उस मेथड में जाके, डॉक्यूमेंटेशन में जाके समझ लूंगा। यही होता है ना। वैसे ही है, हम जो भी है हम पढ़ते हैं, रिक्वायर्ड पढ़ते पढ़ते हमें 5 से 6 महीने ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। अभी तुम्हें 4 महीने तो हो ही गए ना, और 4 महीने में तुम्हारा कोर जावा नहीं हो पाया है। 3.5 महीने में कोर एडवांस सब करवा देते हैं लोग। ऐसे भी मेंटर्स होते हैं, है ना। बट अभी तुम्हारा बैच बहुत स्लो चला है, इसलिए मैंने तुम्हें वीकेंड का भी भेज दिया कि चलो कुछ तो टाइम कवर हो जाएगा, लगभग 1 महीना तुम्हारा सेव हो जाए। अभी उतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह में जाओ, अगर मैं कुछ करवाऊंगा अभी कोड तो घर जाके बस प्रैक्टिस करने का है। कलेक्शन में भी ज्यादा, कलेक्शन में कर सकते हो प्रैक्टिस, मैं बताता रहूंगा कैसे कैसे करना है। मेन जो है ना, कलेक्शन में भी पढ़ना है तो वो हर एक क्लास का यूज केस समझना होता है। तो जितना टाइम इधर लगेगा उतना टाइम तुम्हारा जेडीबीसी में कवर हो जाएगा। जितने में तुम ये कोर जावा खत्म करोगे तब तक तुम्हारा जेडीबीसी खत्म हो जाएगा, हाइबरनेट पढ़ने लगोगे। फिर तुम्हें देखता हूँ।